हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 सामाजिक विज्ञान पाठ 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या क्या काम करते हैं और वो कैसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। इस लेसन में यही दे रखा है और इसमें लेसन में पहले ही पेज पे दे रखा है, एक चित्र दे रखा है जिसमें आप देख सकते हैं एक ठेला चला रहा है व्यक्ति और एक क्या नाम है मछली पालन कर रहा है, मतलब मछलियों को पकड़ रहा है नाव के अंदर, और एक व्यक्ति खेती का काम कर रहा है। तो ये सब दे रखा है। तो आइए इस पाठ को हम स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की परिस्थितियों पर नजर डाली। हमने इस पर भी विचार किया है कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहां के लोगों के काम धंधे पर कैसा असर पड़ता है। वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहां की फसलें या दूसरी चीजों किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किस विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि रोजगार चलाने के लिए कैसे कैसे करते हैं, वही बता रहा है। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध है या नहीं, उनकी जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं। वही बता रहा है कि गांव में रहने से का जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किल होता है शहर के मुकाबले। शहर में बहुत सुख सुविधा होती है लेकिन गांवों में इतनी सुख सुविधा नहीं होती। वहां पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत ही अच्छी एक कहानी दे रखी है। कलपट्टू गांव की है जो तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ के लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा अन्य काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। ठीक है, मतलब जो गांव के लोग हैं बस वो कृषि तक ही सीमित नहीं है, वहां पे बर्तन भी बनाए जाते हैं, ईंटें, बैलगाड़ी और टोकरी बर्तन वगैरह बनाते हैं वहां पे। ठीक है, वो बता रखा है। कलपट्टू में कुछ लोग नर्सिंग, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहा के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। जो लोग हैं वहां पे नर्स भी हैं, मतलब लोग रहेंगे तो भाई बीमार भी पड़ेंगे तो डॉक्टर की जरूरत होगी। शिक्षक है, वहां के जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षकों की भी जरूरत है। ठीक है, धोबी है, बुनकर है, नाई है और साइकिल वगैरह ठीक करने वाले हैं। तो वही बता रखा है। यहाँ पर कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी है जो मुख्य गली पर वहां बाजार की तरह कई दिखती है। इनमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें देखेगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा दो दुकानें बीज और खाद की है। 4 दुकानें चाय की है जहां टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लाहौर का परिवार है, उसके घर में ही लोहे की चीजें बनने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहां साइकिल किराए पर मिलती हैं। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लोरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
वहां पे जो है खेती धान की होती है मुख्य तौर पे। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यह आम और नारियल के काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और केले भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखते हैं कि उनकी आजीविका के बारे में क्या सीखने को मिलता है। ये देखिए, इसमें ये दिखा रखा है कि कुछ व्यक्ति जो है खेती करके अपना गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जो खेती पे निर्भर नहीं है, कोई मतलब अपना छोटी दुकान खोले हुए है, कोई खेती कर रहा है, कोई साइकिल की मरम्मत कर रहा है, कोई लोहा वगैरह का काम कर रहा है, तो वो सब है। ठीक है, और आइए आगे पढ़ते हैं। तुलसी। ठीक है, हम सब यह रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। उनके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों की ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगन की पत्नी करूँ थम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। मतलब उसको जो मजदूरी है वो रेगुलर नहीं मिलती, कभी कभार मिलती है। यह उनकी मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। मतलब जो है रामलिंगन पहले उनको बुआई के लिए बुलाया, उसके बाद उसको कटाई के लिए और निराई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है झुकने में प्रॉब्लम, मतलब जो है उसकी कम ही उम्र से वो अपना खेती का काम कर रही है। ठीक है, पानी में पैर डुबो से तकलीफ होती है। रामलिंगा एक दिन के 40 रुपए उसको देता मजदूरी के। ठीक है, मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगम एक मुझे भरोसा है कि कम से कम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। मतलब उसको ये भरोसा है कि अगर मैं कम मजदूरी में भी काम करूंगी अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, तो बाद में भी रामलिंगन मेरे को ही बुलाएगा, किसी और को काम नहीं देगा। इसलिए मजबूरी में भी वहीं पे काम कर रही है। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांवों में सस्ते मजदूर नहीं ढूंढने जाएगा। वही जैसे मैंने बताया ना कि उसी को काम देगा और किसी को नहीं देगा। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। मतलब जो है वो उसके पास कोई जमीन नहीं है, वो गरीब परिवार से है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीटों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास ही खाने से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। मतलब खान से उसे जो है जब कोई काम नहीं रहता तो खान से पत्थर ढोने और नदी में बालू ढोने का काम करता है। ये पत्थर और बालू शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाया जाता है। खेतों में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और साफ सफाई भी करती हूँ। मतलब वो बाहर के साथ साथ घर की भी बहुत मेहनत करती है, घर भी चलाती है। वो दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहां से पानी लेकर आती हूँ। मतलब गांव का इतना कठिन जीवन है कि वो अपने बारे में बता रही है कि मैं वहां पे काम करती हूँ आजीविका चलाने के लिए और साथ में मैं इतनी मेहनत भी करती हूँ। ठीक है, मतलब गांव का जो जीवन है वो शहर के मुकाबले बहुत कठिन होता है। जहां से पानी लाती हूँ मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। मतलब उसका पति जो है उसकी भी मदद करता है। ठीक है, हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशियां हैं। उसके 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगन से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गायें बेचनी पड़ी। मतलब इतनी दयनीय स्थिति है कि उसकी बेटी बीमार हुई तो उसे अपनी गाय बेचकर उसका कर्ज चुकाना पड़ा। जैसे कि हमने तुलसी की कहानी
में पड़ा। ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जल की लकड़ियां मतलब जलाने के लिए लकड़ियां लाने एवं जानवर को चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उसे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर है। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता, मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है। तो वो बता रहे हैं कि भाई बहुत दयनीय स्थिति है और जो है बहुत ही मुश्किल से वो गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक है, और तुलसी का काम का विवरण दीजिए, यह रमन के काम से कैसे अलग है। तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है, जबकि समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसा पर काम क्यों करना पड़ता है। मतलब वही है कि अपनी मजबूरी में जो है काम वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, और जो है वो मजबूरी है उसका। तो आइए तुलसी की कहानी हमने देखी। ऐसे शेखर है एक, उसकी भी कहानी देखते हैं। हमें यह धान अपने घर ले जाकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेतों का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूँ और बदले में मैं उनके खेतों में कटाई करता हूँ। मतलब वो जो है आदान प्रदान करे। जैसे हम देखते हैं पुराने समय में पैसे नहीं हुआ करते थे, किसी को कोई सामान चाहिए था, मैंने गेहूं उगाई तो उसने दूसरे ने चावल उगाए तो मैंने आपस में एक्सचेंज कर लिया। वैसे ही जो मजदूरी साझा कर रहे हैं। मतलब कोई मतलब किसान है शेखर, वो अपने पड़ोसी को बोलता है कि भाई आप मेरी अभी हेल्प कर दो, जब आपकी फसल तैयार होगी जब मैं उसको काटने में हेल्प कर दूंगा। तो दोनों का काम निकल जाता है। वो बता रहा है व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़ा दाम पर उसे धान बेचना पड़ता है। मतलब वो जो है मजबूरी में, मतलब जो उससे बीज देता है तो उसे जो है कम दामों में उसको अपना फसल बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। मतलब वो बाजार में बेचेगा तो उसके ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचेंगे। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिला। इनमें से कुछ मैं अपना उधार चुका दूंगा, बाकी घर ले जाऊंगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह 8 महीने तक ही चलेगा। मतलब जो उसके हिस्से में आया है खेती करने के बाद वो उसका 8 ही महीने चलेगा, बाकी उसको 4 महीने मजदूरी या जो भी है करना पड़ेगा अपने घर को चलाने के लिए। पता है, इसलिए मुझे और पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहां मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यही सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चे के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है। मतलब वो खेती पे निर्भर नहीं है, उसने एक गाय भी पाली हुई है और वो गाय का जो है दूध बेचकर भी अपना गुजारा चलाता है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पैसे कर्ज पे लेते हैं। अक्सर ये पैसे बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो फसल कीड़ा लग जाता है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज
के तौर पर लेना पड़ता है। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान इतना भी काम ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसान की विपदा का मुख्य कारण बना है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर ली। हम देखते हैं ना कि जैसे बारिश आ गई, ओले पड़ गए या कीटनाशक हो गए या सूखा पड़ गया, तो वो किसान का जो है फसल बर्बाद हो जाती है। और वही जो है लेखक इसके रूप में, कहानी के रूप में हमारे को समझाना चाह रहा है। और यहाँ पर एक वो दे रखी है फोटो, जिसमें कुछ किसान हैं, वो अपनी खेती जो है बेच रहे हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, कर्ज के तले वो चाहे जितना मर्जी काम कर ले, वो कर्ज नहीं चुका पाते, वो फिर शर्मिंदा हो जाता है। क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं उनमें आत्मसम्मान खूब होता है। वो भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी से एक नवा पैसा नहीं लेंगे, किसी का पैसा नहीं मारेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो है, फिर उनको अपना जो है आत्महत्या के अलावा और कुछ नहीं दिखता। रामलिंगम और करथुम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया, थोड़ी सरकारी बैंक से कर्जा लिया है। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इसमें उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ठीक है, वो बता रहे हैं भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर है, शेखर की तरह के छोटे किसान और रामलिंगन जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन और कई के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे किसान जिनके पास छोटे टुकड़े हैं, उनकी जरूरतों के हिसाब से खेती बहुत ही छोटी पड़ती है। मतलब जो मतलब शेखर की हमने कहानी देखी कि वो खेती करने के बाद भी उसको अपना सब कर्ज वर्ज चुकाने के बाद भी 8 महीने का ही वो अपना राशन जुटा पाता है। 4 महीने के लिए उसको फिर दोबारा काम करना पड़ता है। भारत के 80% किसानों की यह हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसान के श्रेणी में आते हैं। मतलब जो 80% है वो किसान जो है छोटे हैं और जो 20% किसान है वो बड़े हैं। ठीक है, ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसे देना, छोटे छोटे फैक्ट्रियां चलाना। मतलब जो बड़े किसान हैं उन्होंने छोटे किसानों को लोन वगैरह और वो सब देना भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, वही बता रहे हैं। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर होते हैं। मतलब जो कलपट्टू के वो है, जंगल में जो पशुपालन वगैरह करते हैं उस पर भी निर्भर है। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के रूप में साधन है। महुआ बिनने, तेंदुआ के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और उन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम। मतलब महुआ और तेंदुओं के पत्ते और शहद ऐसे भी जो है जंगल पे जाकर और इकट्ठा करके उनको वो बेचते हैं, जिनकी किसान जो है अधिक आय कमाते हैं। इसी तरह सरकारी समितियों को यह पास के शहर के कुछ को दूध बेचना, मतलब जो है दूध बेचते हैं, भी कई लोगों की आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तट इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुण और परिवेल के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। और यह कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। मतलब
जो है शेखर की कहानी, तुलसी की कहानी, अब जो है अरुण की कहानी जो है स्टार्ट हो गई है, जो मछली पालन करते हैं और मछली पकड़ते हैं, वो इसके फोटो के माध्यम से बता रखा है। कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है, मतलब जो उनका गांव है कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यह लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके पास समुद्र के पास होते हैं और वह चारों ओर जाल और कैटर मरेन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियां दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी मांगी रहती है। इस समय सारे कैटरमैन मछली पकड़कर लौट आते हैं। मतलब कैटरमैन का मतलब है छोटी नाव, ठीक है। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती है। मेरे पति परिवेल, मेरे भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे हैं। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटरमैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। मतलब जो है मछली पकड़ना भी आसान नहीं, कई बार उनको नाव डूबने वगैरह का भी खतरा है और समुद्र में जो है वहां पे फंसने का भी डर रहता है तूफान में। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मेरे परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बट जाता है जो मछली पकड़ने जाते हैं, जो मतलब उसके साथ मदद के लिए जाते हैं। 3 हिस्से उसको मिल जाते हैं, बाकी एक हिस्सा मिलता है, बाकी एक हिस्सा उनको मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होती है। जो जिसकी नाव है एक हिस्सा उसको मिलेगा, बाकी उसका मिलेगा। चूंकि जाल कैटरमिलन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो नाव में लगा हुआ है। इसमें ये लोग समुद्र में दूर तक जा सकते हैं और ज्यादा मछलियां पकड़ सकते हैं। नीलम ने जो औरतों यहाँ से मछलियां खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गांवों, मतलब जो नीलामी में वो मछलियां पकड़ती हैं वो टोकरे भर भर के जो है वो वहां पे जाकर और उनको बेचती है, ठीक है। पास के गांवों में बेचती है। कुछ व्यापारियों को भी बेचते हैं जो शहर की दुकानों में मछलियां खरीदते बेचते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देते हैं। हर साल मानसून के दौरान करीबन 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि वह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इस महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण वह बाद में हमें कम मजदूरी मिलती है और उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद नीलामी भी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। तो वो बता रही है कि जो सुनामी आती है 4 महीने उनको खाली बैठना पड़ता है। उसके गुजर बसर के लिए वो उधार लेते हैं, फिर बाद में जिससे उधार लेते हैं उसी को सामान जो है उनको बेचना पड़ता है, वो खुद नीलामी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य कामों के अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल होते हैं जैसे खेती तैयार करना, रुपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम
रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समस्या पाते हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरी के रूप में निर्भर होते हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिसे पैसे वे उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवार को काम की खेती उधार लेनी पड़ती है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनें व्यापार और अन्य काम धंधों का फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार और गांव के हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। तो इसमें हमारे को 3 स्टोरी दे रखी है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताई है। पहली जो है तुलसी की स्टोरी दे रखी है, जो गांव की एक खेतिहर महिला है। वो जो है जलपट्टू में रहती है और वो बड़े किसान जो है रामलिंगन के यहाँ पर काम करती है। ठीक है, उसे जो है उसके पास कोई जमीन नहीं है और वो जो है कम मजदूरी में उसके यहाँ काम करती है। और तीसरी हमारे को शेखर की कहानी दे रखी है, जिसके पास जमीन तो है लेकिन छोटा जमीन है, मतलब छोटा खेत है, जिसको वो खेती जोतता है। जब वो खाली बैठता है उधार लेता है, उसको चुकाने के बाद जब वो अपना उसको बेचता है या जो भी करता है तो उसको इतनी आय, मतलब इतना स्रोत या उतना अनाज उसको मिलता है कि वो 8 महीने अपना गुजर बसर करता है। बाकी के 4 महीने के लिए उसको मतलब खेती मिल में, मतलब चावल की मिल में उसको काम करना पड़ता है और वो उससे अपनी आजीविका कमाता है। और तीसरी कहानी हमारे को दे रखी है कि जलपट्टू के पास ही में एक गांव है जहां पर मछली पालन का काम होता है। वो मछली वगैरह पकड़ते हैं वहां पे लोग और उसी से आजीविका कमाते हैं। तो इन्हीं स्टोरियों से हम देख सकते हैं कि जो गांव का जीवन होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है और वहां पे लोग जो है बड़ी ही मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, गांव में जो है लोग खेती पे निर्भर नहीं होता, वहां पे गाय पालन भी करते हैं, पशु पालन भी करते हैं और जो जंगल है वहां से लकड़ी भी लाते हैं और अपना गाय का दूध बेचते हैं, खेती बेचते हैं और अपना जो है शहद वगैरह इकट्ठा करते हैं। वहां पे जड़ी बूटी इकट्ठी करके वो भी बेचते हैं, तो उनसे जो है उनको स्रोत मिल जाता है।